हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पर। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड फेज़ 2 का 18th पार्ट लेकर। इससे पहले हम नाबार्ड सीरीज़ के 17th पार्ट का डिस्कशन कर चुके हैं। साथ ही साथ हमने 4 स्टैटिक मॉड्यूल कवर किए हैं और एक आत्मनिर्भर भारत अभियान का अलग से मॉड्यूल कवर किया है। हमारी प्लानिंग 1000 बेस्ट MCQ की थी। देखिए, पहले तो ये प्लानिंग यही थी, फिर जब हमें धीरे धीरे पता चलने लगा कि नाबार्ड का एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाला है, तो अभी हम ये 1000 MCQ तो कवर करवाएंगे ही। और बस चेंजेस इतना है कि पहले जो 1000 MCQ होते वो मोस्टली मार्च या अप्रैल तक के होते, लेकिन अब मेरे पास ये चांस अच्छा आ गया है कि मैं उसमें से चूज़ कर सकता हूँ कि कौन से बेहतर करंट अफेयर्स हैं, उनको नाबार्ड एग्ज़ाम के लिए यूज़ किया जाए अपनी सीरीज़ में। वो पास्ट के जो भी करंट अफेयर्स हैं उनके साथ साथ मैं इस सीरीज़ में अब 17th पार्ट के बाद जो करंट के भी इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं उनको भी साथ में लेके चल रहा हूँ, ताकि करंट का कोई भी हमारा इशू मिस ना होने पाए। इसके अलावा अगर आप लोग वाकई में थोड़ा सा अपने लिए एफर्ट करना चाहें तो मैं एक सजेशन दूंगा कि करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स की वीडियो जो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन वाली पढ़ रही हो किसी भी चैनल पे, अगर कोई भी बंदा करंट अफेयर्स की वीडियो इस तरह से कवर करवा रहा हो कि थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हो उनके इंसिडेंट में, तो प्लीज़ आप उसको देखते रहिए, ताकि जो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें नाबार्ड में पूछी जा सकती हैं कभी कभी, वो आपकी मिस ना होने पाए। क्योंकि ये जो सीरीज़ है नाबार्ड की, इसमें मोस्टली जो हम कोशिश ये करते हैं, जो ब्रॉड प्रॉस्पेक्टस है वही कवर करने की कोशिश करते हैं। जैसे बहुत फैक्चुअल है तो शायद वो हमारा छूट जाए, इसलिए आप प्लीज़ उसको देखते रहिए, कहीं भी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़। जैसे मैं जो करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ अपने चैनल पे, हो सकता है आपको ये ट्रस्ट ना बिल्ड होने पाए कि अभी इनका नया चैनल है, करंट अफेयर्स कैसे कवर करें। तो देखिए, आप कोई बाउंडेशन नहीं है, आप उसको मत करिए, लेकिन आपको जहाँ भी ट्रस्ट हो आप उसको जरूर करिए, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहेगा और नाबार्ड के एग्ज़ाम के टाइम आप फुली कॉन्फिडेंट रहेंगे। आप देखिएगा, मैं जो करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ उसमें मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो भी करंट अफेयर्स चूज़ करता हूँ, ये दिमाग में रख के ही चूज़ करता हूँ कि आने वाले नाबार्ड के एग्ज़ाम में वो पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैं करंट अफेयर सीरीज़ में इस समय हर वीडियो में लगभग 18 क्वेश्चन कवर करवा रहा हूँ। हालांकि पहले मैं 15-16 क्वेश्चन कवर करवाना था, लेकिन क्योंकि नाबार्ड का एग्ज़ाम है और मैं सब कुछ इस सीरीज़ में कवर नहीं करवा सकता, इसीलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन बढ़ा दिए उस सीरीज़ में। तो आप ऐसा देखिएगा, करंट अफेयर्स पर जरूर फोकस करें। और बाकी तो ये नाबार्ड की सीरीज़ चली रही है, हम लोग इसको बेस्ट किए मतलब कि कवर करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम इसको जो है डिक्रीज़ करेंगे इसकी क्वालिटी या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि करंट अफेयर्स पे ज़रूर फोकस करिए इस सीरीज़ के साथ साथ। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना को ज्वाइन करने की लास्ट डेट क्या है। तो कुछ दिन पहले कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि अब प्रधानमंत्री जनधन योजना इन्फिनिटी यानी हमेशा के लिए चलेगा, अब इसकी लास्ट डेट कोई नहीं है, आप याद रखिएगा। रिसेंटली कुछ संशोधन हुए प्रधानमंत्री जनधन योजना में। पहले क्या था कि एक फैमिली में मिनिमम एक अकाउंट होना चाहिए, ये टारगेट था। अब क्या है, 18+ सभी लोगों का अकाउंट ओपन करना है, ये टारगेट है आपके प्रधानमंत्री जनधन योजना का। पहले ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कितनी थी, 5000 रुपीज़ की थी, अब इसको बढ़ा कर दिया गया है 10,000 रुपीज़ का। इसके अलावा जो रुपे कार्ड के अंतर्गत आपको 1 लाख का एक्सीडेंट कवर मिलता था, अब उसको बढ़ा के कर दिया गया है 2 लाख का एक्सीडेंट कवर। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अगस्त 2014 में इसको लॉन्च किया था, प्रधानमंत्री जनधन योजना को। इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, तो फिनांस मिनिस्ट्री के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंशियल सर्विस इसको इम्प्लीमेंट करता है, आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट एलिफेंट कॉलोनी, आपको बताना है कौन सा स्टेट अपनी फर्स्ट एलिफेंट कॉलोनी ओपन करने जा रहा है। तो रिसेंटली MP बांधवगढ़ नेशनल पार्क में अपनी फर्स्ट एलिफेंट कॉलोनी डेवलप करने जा रहा है। क्यों, देखिए, हर बार छत्तीसगढ़ से कुछ एलिफेंट MP के बांधवगढ़ नेशनल पार्क आते हैं। इस बार ऐसा हुआ कि वो लोग बांधवगढ़ नेशनल पार्क वापस तो आए तो, लेकिन वापस छत्तीसगढ़ नहीं गए, तो इसलिए MP को अपनी पहली एलिफेंट कॉलोनी मिल गई है बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। तो आप देखिएगा, MP इस समय कई सारी न्यूज़ से चर्चा में है, वो मैं करंट अफेयर्स में कवर करवा रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ उसमें से बता देता हूँ आपको। जैसे MP की नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पर चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। नामीबिया से दो चीते लाए जाएंगे और यहाँ पर उनको पालन पोषण किया जाएगा, आप याद रखिएगा। तो नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी MP। इसके अलावा MP ने जो आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को गया है, उस दिन ही एक थैंक्स मॉम नाम का प्लांटेशन कैंपेन भी स्टार्ट किया है। तो कुछ इनिशिएटिव है MP से रिलेटेड, इसीलिए मैं आपको फोकस कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप करंट अफेयर्स की वीडियो जरूर देखते रहिए, ताकि आप फुली कॉन्फिडेंट रहें एग्जाम देते टाइम, आपको थोड़ा सा भी डाउट ना रहे अपनी कैपेबिलिटी पर। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, ई-बिक्रे प्लेटफॉर्म जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स ऑक्शन करती हैं प्रॉपर्टी का, उसमें ट्रांसपेरेंसी के लिए किसने लॉन्च किया है। तो रिसेंटली निर्मला सीतारमण जी ने ई-बिक्रे प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। पर्पज़ क्या है, देखिए, जैसे किसी बंदे ने प्रॉपर्टी या कोलेटरल के बदले लोन लिया, फिर डिफ़ॉल्ट कर दिया,
तो बैंक अपना लोन वसूलने के लिए उस कोलेट्रल को ऑक्शन करती हैं, बेचती हैं। कई बार उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, अपने ही रिलेटिव को जो है ऑक्शन कर देते हैं और बाद में जो है उसका कुछ परसेंटेज ले लेते हैं। इन सब चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ई बिक्रे प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है हमारी फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीपीआरटीएमएस पोर्टल किस एंटिटी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पीपीआरटीएमएस पोर्टल लॉन्च किया है। फुल फॉर्म क्या है इसका? पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो पीपीआरटीएमएस पोर्टल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो रजिस्ट्रेशन करवाती हैं तो वो ऑनलाइन ट्रैकिंग कर सकती हैं इस पोर्टल पर जाकर कि उनके रजिस्ट्रेशन की जो एप्लीकेशन है वहाँ वो कहाँ तक पहुँची। तो आप देखिएगा रियल बेसिस पर जो एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए पीपीआरटीएमएस पोर्टल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के तहत स्थापित किया गया है, यानी ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वर्तमान में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के वो कौन है? तो 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के कौन? सुनील अरोड़ा जी। तो आप ये फैक्ट याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, UNFCCC का COP 25 किस कंट्री में ऑर्गेनाइज हुआ? तो UNFCCC का COP 25 स्पेन के मैड्रिड में ऑर्गेनाइज हुआ। आप याद रखिएगा। देखिए जो UNFCCC की COP 25 है ये क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में साइन हुआ था उसकी 25th बैठक है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की। COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इसीलिए इसको COP 25 नाम दिया गया। UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये हर वर्ष जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ ऑर्गेनाइज करता है क्योटो प्रोटोकॉल को और बेहतर बनाने के लिए। 1997 में आपका क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ था, अब उसको रिप्लेस करने के लिए 2015 में जो कि COP 21 हुई थी उस दौरान पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस करने के लिए। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का लक्ष्य क्या था कि 2100 यानी 2100 सदी तक ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने से रोकना है, मतलब इसके अंतर्गत ही रहना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। और बेस ईयर क्या था? प्री इंडस्ट्रियल लेवल, यानी 1870 की बात कर रहे हैं ये। तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो ग्लोबल टेम्परेचर था उसको मैक्सिमम 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ना चाहिए 2100 ईस्वी तक। तो आप याद रखिएगा ये था आपका पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का लक्ष्य। जो आपका COP 25 हुआ जो मैड्रिड स्पेन में हुआ COP 25, उसका पर्पस क्या था? पर्पस था पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के लिए रूल बुक प्रिपेयर करना, क्योंकि आपको पता है 2020 के बाद पेरिस एग्रीमेंट लागू होने वाला है, अभी तक उसकी रूल बुक नहीं बन पाई है। तो बिना रूल बुक के कोई मतलब नहीं है उसके लागू होने का। तो आप याद रखिएगा COP 25 मैड्रिड स्पेन और COP 21 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, साथ ही साथ क्योटो प्रोटोकॉल 1997। ये क्वेश्चन देखते हैं, 5th एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिला कॉन्फ्रेंस पहली बार इंडिया में ऑर्गेनाइज हुई। आपको बताना है इंडिया के किस शहर में ऑर्गेनाइज हुई थी? तो 5th एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिला कॉन्फ्रेंस इंडिया के पुणे में ऑर्गेनाइज हुई थी। आप देखिएगा पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है जो फ्रूट फ्लाई होती हैं उनके कंजर्वेशन को बढ़ावा कैसे दिया जाए, इस पर डिस्कशन किया जाता है आपके ड्रोसोफिला कॉन्फ्रेंस में। और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? तो IISER यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इसने ऑर्गेनाइज किया है पुणे में 5th एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिला कॉन्फ्रेंस को। तो आप देखिएगा ड्रोसोफिला मैंने आपको बता दिया फ्रूट फ्लाई होती हैं, उनको कंजर्व करने के लिए इस ड्रोसोफिला कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन किया जाता है। और ड्रोसोफिला रिसर्च को कैसे बढ़ावा दिया है इस बार इसके विषय में भी डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको पता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या PM किसान जिसको आप कहते हैं, उसके अंतर्गत फिनेंशियल ईयर 20 के अंतर्गत यानी वित्तीय वर्ष 2020 के अंतर्गत कितना फंड प्रोवाइड किया गया है? तो टोटल इस वर्ष फिनेंशियल ईयर 20 के लिए 75,000 करोड़ रुपए डिसाइड किए गए थे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत। और इसके विषय में मेरे ख्याल से आपको प्रीवियस भी बता चुका हूँ कि एक वर्ष में 6,000 रुपये दिए जाते हैं किसानों को। पहले जो है मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स के लिए था, अब सभी फार्मर्स के लिए हो गया है। प्रीवियस वीडियो में मैं इसको कवर करवा चुका हूँ। और जो ये 6,000 है इनको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा। तो आप देखिएगा इसी तरह की कई सारी स्कीम जो है स्टेट गवर्नमेंट्स भी रन कर रही हैं, उसके नाम मैं आपको बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। जैसे भवांतर भुगतान योजना MP गवर्नमेंट की स्कीम है, भवांतर भुगतान योजना। इसमें क्या है, किसान को MSP और मार्केट प्राइस इनके बीच में अगर कोई डिफरेंस मिलता है तो गवर्नमेंट से जाकर उस डिफरेंस को ले सकता है भवांतर भुगतान योजना के तहत। सपोज करिए 100 रुपये MSP है लेकिन मार्केट प्राइस आपका 90 रुपीज़ ही चल रहा है, तो ये 10 रुपये हो रहे हैं, इसको भवांतर भुगतान योजना के अंतर्गत MP गवर्नमेंट से जाके डायरेक्टली फार्मर्स ले सकते हैं। इसके अलावा उड़ीसा ने एक स्कीम लॉन्च की थी, कालिया स्कीम, कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। ये जो है कालिया स्कीम उड़ीसा सरकार की स्कीम है। इसमें स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए पर ईयर 10,000 रुपीज़
10,000 रुपीज़ के फिनेंशियल असिस्टेंट का प्रोविज़न था। जैसे मैंने आपको बताया था रायतू बंधु स्कीम तेलंगाना की, सेम वैसा ही प्रोविज़न है, एक वर्ष में 2 बार 5,000 रुपये 5,000 रुपये, लेकिन वहाँ पर एकड़ की लिमिट थी और यहाँ पर सीधे लिखा है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, तो आप रखिएगा। भावांतर भुगतान योजना MP, और कालिया यानी कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, ये किसकी है? उड़ीसा सरकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का पहला फ्रेश वाटर टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर इंडिया के किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो फ्रेश वाटर टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर इंडिया के बिहार में स्थापित किया गया है, भागलपुर में। तो पहला रिहेबिलिटेशन सेंटर है ये टर्टल के लिए, आप देखिएगा। भागलपुर जो बिहार का है वो कई और न्यूज़ से चर्चा में है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है जो इंडिया की पहली गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है जिसका नाम है विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, वो भी बिहार के भागलपुर में ही स्थित है। इसके अलावा रिसेंटली एक न्यूज़ चर्चा में थी, मैंने करंट अफेयर्स में कवर की है, कि इंडिया की फर्स्ट ममल ऑब्जर्वेटरी या फिर इंडिया की फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी वो भी बिहार के भागलपुर में ओपन हो रही है, तो आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट ने साइबर सेफ वुमेन कैंपेन रन किया है साइबर सिक्योरिटी पर वुमेन्स को ट्रेंड करने के लिए? तो आप देखिएगा, साइबर सिक्योरिटी पर वुमेन्स को ट्रेंड करने के लिए साइबर सेफ वुमेन कैंपेन स्टार्ट किया गया है महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। जो इंडिया की फर्स्ट फेमिनिस्ट थी उनका नाम क्या था? सावित्रीबाई फुले। उनकी बर्थ एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन वाले दिन साइबर सेफ वुमेन कैंपेन रन किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें क्या होगा, महिलाओं को ट्रेंड किया जाएगा। जैसे फिशिंग होता है, साइबर बुलिंग होता है, कुछ लोग जो है धमकी दे रहे होते हैं महिलाओं को, उन सबसे डरे बिना वो एक्शन ले सकें और साइबर स्पेस में काम कर सकें, इसलिए उनको ट्रेंड किया जाएगा साइबर सेफ वुमेन। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पहल है, आप देखिएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जिसने फ्री हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया है। तो आप देखिएगा, इंडिया में फ्री हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाला कौन सा स्टेट है फर्स्ट? तो महाराष्ट्र। ये भी मैंने आपके करंट अफेयर्स में कवर किया है। देखिए, करंट अफेयर्स में कुछ लेक्चर मेरे पेंडिंग रह रहे हैं। अप्रैल के 2 लेक्चर हैं और मई के 7 लेक्चर हैं। उनका नोट्स मैंने बना लिया है, आने वाले कुछ दिन में PPT बना के मैं उनको अपलोड कर दूंगा, ताकि जो पेंडिंग वीडियोज़ हैं वो भी जो है मैनेज हो जाएँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जब भी कवर करें तो कम से कम किसी भी वीडियो में अप्रैल से जरूर कवर करें, अप्रैल मई जून के बाद से। तो आप देखिएगा, देखते हैं अगला क्वेश्चन। KVIC खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने अपना फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट इंडिया के किस स्टेट में स्टार्ट किया है? तो KVIC ने गुजरात के सूरतगढ़ में अपना पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया है। सॉरी, सूरतगढ़ नहीं है, वो सुरेंद्रनगर है। तो गुजरात के सुरेंद्रनगर में KVIC ने अपना फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्टार्ट किया है। पर्पज़ क्या है? देखिए, इससे लो कॉस्ट सिल्क जनरेट किया जाएगा जो कि पटोला साड़ी के बनाने में यूज़ किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, पटोला साड़ी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको लो कॉस्ट सिल्क मिल जाएगा। आपको पता ही है, जो पटोला साड़ी है वो गुजरात की ट्रेडमार्क साड़ी है। उसको 2013 में GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिल चुका है कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत, जो DPIIT है उसके द्वारा। तो जो आपका GI होता है, मैंने आपको पहले बताया था, 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, और पेटेंट कितने वर्षों के लिए जाता है? 20 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो आप देखिएगा, और ये जो GI है और पेटेंट है, ये दिए किस एग्रीमेंट के तहत दिए जाते हैं? जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ट्रिप्स एग्रीमेंट है। ट्रिप्स एग्रीमेंट यानी ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये है ट्रिप्स का फुल फॉर्म। यहाँ पर एक कहीं लिखा है, लेकिन फिर भी ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये WTO का एग्रीमेंट है। इसके अंतर्गत आपको GI टैग और पेटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। वापस आते हैं KVIC पर, जिसने अपना फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट गुजरात के सुरेंद्रनगर में ओपन किया है। KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो KVIC एक्ट 1956 के द्वारा 1956 में ही इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है KVIC? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस यानी MSME मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के चेयरपर्सन है विनय कुमार सक्सेना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जिसने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वेब पोर्टल पर अपने लैंड रिकॉर्ड्स प्रोवाइड किए हैं? देखिए, जो PDF मैंने आपको दी है उसमें प्रधानमंत्री कृषक सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो गया है उसमें, प्लीज़ आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। PMKSY लिख दिया मैंने, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये। तो 11th क्वेश्चन में आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो कौन सा स्टेट इंडिया का पहला स्टेट हो गया है जिसने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वेब पोर्टल पर अपना सारा लैंड रिकॉर्ड प्रोवाइड कर दिया है? रिसेंटली महाराष्ट्र ने अभी सारे अपने लैंड रिकॉर्ड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वेब पोर्टल पर प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आप देखिएगा, इससे क्या पर्पज़ रहेगा? देखिए, आसानी रहेगी, आप आसानी से इरीगेटेड और नॉन इरीगेटेड एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं
इस वजह से अगर आपको पता है कि कितने लैंड रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं किसी स्टेट के। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, इसके विषय में जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है मैंने आपको बताया था कि इरीगेटेड और नॉन इरीगेटेड एरियाज़ के लिए जो प्रीमियम है इंश्योरेंस का वो कितना दे दिया गया है। हालांकि मैं वापस आपको जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके बेसिक्स बता देता हूँ। 2016 अप्रैल में लॉन्च की गई थी। इसमें जो खरीफ क्रॉप्स होती है उसके लिए 2% प्रीमियम पे किया जाता है किसानों के द्वारा, बाकी सारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इक्वली बियर करती है। उसके अलावा जो रबी क्रॉप्स होती हैं उनके लिए 1.5% प्रीमियम जो है किसान पे करते हैं, यानी फार्मर्स। इसके अलावा जो आपकी हॉर्टिकल्चर और कॉमर्शियल क्रॉप्स होती हैं उनके लिए 5% प्रीमियम पे किया जाता है किसानों के द्वारा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मैक्सिमम लिमिट इरीगेटेड एरिया के लिए कितनी है और नॉन इरीगेटेड एरियाज़ के लिए प्रीमियम की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, मैंने बताया था। अगर आपको याद है तो आप कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोगों को याद है। यह क्वेश्चन है, नेट्सकोफैन ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है किस मिनिस्ट्री के द्वारा? तो नेट्सकोफैन इसका फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क फॉर साइंटिफिक कोऑपरेशन फॉर फूड सेफ्टी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन। ये है नेट्सकोफैन का फुल फॉर्म। इसे हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने नेट्सकोफैन इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसमें कई सारी देखिए 8 इंडस्ट्रीज़ को सिलेक्ट किया गया है, वो आपस में मिलकर फूड सेफ्टी और न्यूट्रिशन की सर्विस प्रोवाइड करेंगी डिफरेंट एरियाज़ में। तो आप देखिएगा 8 जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनको जो है आइडेंटिफाई कौन करेगा? तो फसाई हमारा आइडेंटिफाई करेगा इनको। तो आप देखिएगा नेट्सकोफैन इसको लॉन्च किसने किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन यानी हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, नेटवर्क फॉर साइंटिफिक कोऑपरेशन फॉर फूड सेफ्टी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन। और जो 8 इंडस्ट्रीज़ या इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आइडेंटिफाई का काम कौन देख रहा है? फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CMIE की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 31 मई 2020 को कितना था? तो CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये एक नॉन गवर्नमेंट एजेंसी है। इसके अनुसार 31 मई 2020 को इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी दर 23.50% थी। अगर एक्यूरेट बात करें तो 23.48% थी इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट। कब? 31 मई 2020 को। आप याद रखिएगा, इनका कहना है कि लॉकडाउन के दौरान ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये बढ़ गया है। इन्होंने ये भी बताया है कि मार्च में इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.75% था। हालांकि कुछ पॉजिटिव एनालिसिस भी इन्होंने किया है। इनके अनुसार कहना है कि जो लॉकडाउन में ईज हुआ है उस दौरान एम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, एम्प्लॉयमेंट रेट वापस बढ़कर 29.2% हो गया है, जो लॉकडाउन से पहले कम था। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि लेबर पार्टिसिपेशन रेट 38.7% है। तो ये आप फैक्ट याद रखिएगा। अपकमिंग क्वेश्चन जो आने वाले हैं उसमें हम पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डिस्कस करेंगे, तब आपसे मैं ये पूछूंगा। तो आप याद रखिएगा, CMIE एक नॉन गवर्नमेंट एजेंसी है, मैंने आपको बता दिया। इन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन के चलते लगभग 122 मिलियन लोगों ने अपने रोज़गार खो दिए, यानी लगभग 12 करोड़ 20 लाख लोगों ने अपने रोज़गार खो दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वायरमेंट कोऑपरेशन पर MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस कंट्री के साथ साइन किया है? तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वायरमेंट कोऑपरेशन पर MOU साइन किया है भूटान के साथ। आप याद रखिएगा, इन्वायरमेंट कोऑपरेशन पर भूटान के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। देखिए आपको पता होगा BBIN यानी ये है आपका भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल। ये एक हाईवे बन रहा था, लेकिन भूटान ने इन्वायरमेंट इशूज़ के चलते इस हाईवे प्रोजेक्ट से खुद को बाहर कर लिया था, BBIN प्रोजेक्ट से। तो आप समझ सकते हैं कि भूटान इन्वायरमेंट इशूज़ पर कितना सेंसिटिव है। इंडियन गवर्नमेंट ने भूटान के साथ मिलकर इन्वायरमेंट कोऑपरेशन पर एक MOU साइन किया है। इसके अलावा ये बाकी कंट्रीज़ भी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए इनको करंट अफेयर्स मॉड्यूल में मैंने कवर करवाया है। इंडिया ने पावर सेक्टर पर कोऑपरेशन के लिए डेनमार्क के साथ MOU पर साइन किया है। पावर सेक्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर कोऑपरेशन के लिए डेनमार्क के साथ इंडिया ने MOU पर साइन किया है। इसके अलावा आइसलैंड, आपको पता है फिशरीज सेक्टर में आइसलैंड के साथ एग्रीमेंट साइन किया था। ये आपके नाबार्ड के प्रीलिम्स में आ भी चुका है, ये भी मैंने आपको कवर करवाया था। और उसके बाद नाबार्ड के एग्जाम में आया था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई थी, कम से कम कवर तो करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली EGOS और PDCs के क्रिएशन को अप्रूव कर दिया है। आपको बताना है ये किस पर्पज़ से बनाए जा रहे हैं। तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने EGOS और PDCs बनाए हैं। ये कई सारी मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट के अंतर्गत बनाए जाएंगे। इनका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। जो EGOS है यानी एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज़, ये देखिए सेंट्रल लेवल पर एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी। पर्पज़ क्या होगा? देखिए इसके हेड कौन होंगे, पहले मैं बता देता हूँ आपको। EGOS के हेड होंगे कैबिनेट सेक्रेटरी। ये नेशनल लेवल पर काम करेगी,
ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो हैं उनको इन्वेस्टमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम इसका होगा। क्यों? ताकि जो FDI आ रही है यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसको टाइमली और स्पीडी क्लियरेंस मिल सके। तो आप याद रखिएगा, मैंने आपको बता दिया EGOS के चेयरपर्सन कौन होंगे? कैबिनेट सेक्रेटरी। इसके अलावा जो आपका PDCs है यानी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स, ये कई सारे राज्यों में स्थापित किया जाएगा। इसका पर्पज़ क्या होगा? सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो भी FDI प्रोजेक्ट्स हैं उन पर कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करना। तो PDCs और EGOS इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 ग्रुप्स बनाए हैं। इनका फुल फॉर्म आप जरूर रखिएगा। EGOS का फुल फॉर्म क्या है? एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, और PDCs का फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली स्वदेश इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। आपको बताना है कितनी मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं। तो देखिए, वंदे भारत मिशन जो कि सिविल मिनिस्ट्री का एक मिशन है, उसके अंतर्गत जो भी लोग इंडिया लौट रहे हैं उनको उनके स्किल के हिसाब से जॉब प्रोवाइड करने के लिए स्वदेश इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। स्वदेश का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। ये है स्वदेश का फुल फॉर्म। 3 मिनिस्ट्रीज इसमें शामिल हैं, आप याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दूसरी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, और तीसरी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये 3 मिनिस्ट्रीज़ का जॉइंट वेंचर है स्वदेश इनिशिएटिव। इसमें जो लोग भी विदेश से इंडिया वापस आ रहे हैं वंदे भारत मिशन के अंतर्गत, उनको स्किल इंडिया कार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे। देखिए, स्किल कार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे और उनको फिलअप करना होगा, और स्वदेश इनिशिएटिव के तहत उनको उनके स्किल के हिसाब से जॉब प्रोवाइड कर दी जाएगी बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा इंडियन NGO WHO के वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 के लिए सिलेक्ट किया गया है? तो WHO ने साउथ ईस्ट एशिया रीजन से टोटल 3 NGO सेलेक्ट किए हैं, जिसमें से इंडिया से सिलेक्ट किया है इसको सीड्स NGO को। सीड्स का फुल फॉर्म क्या है? सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी। ये दिल्ली बेस्ड एक NGO है जो तंबाकू ना यूज़ करने के लिए लोगों को अवेयर करता है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। आप देखिएगा, हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ कई बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है ये, और इस समय कोविड-19 को कर्व करने के लिए भी ये कार्य कर रहा है। तो WHO ने इंडिया से सीड्स को सिलेक्ट किया है वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड के लिए। वर्ल्ड नो टोबैको डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 31 मई को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो आप देखिएगा, इसके अलावा WHO इस समय इसलिए भी चर्चा में है कि साउथ ईस्ट एशिया रीजन से जो डॉक्टर हर्षवर्धन है हमारे यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर, उनको WHO ने जो WHO का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसके 147वें सेशन के चेयरपर्सन के तौर पर अपॉइंट किया है। तो आप देखिएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन को साउथ ईस्ट एशिया रीजन से WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की 147वें बैठक की अध्यक्षता करने के लिए सेलेक्ट किया गया है, उसका चेयरपर्सन बनाया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो WHO का एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है इसमें टोटल 34 मेंबर होते हैं। WHO में 2 बॉडीज़ होती हैं, एक वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होती है, इसमें सारे WHO मेंबर होते हैं, 194 मेंबर होते हैं इसमें। ये जो है डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। जो WHO का एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है जिसमें 34 मेंबर होते हैं, ये जो है आपका इम्प्लीमेंटिंग बॉडी होती है। जो भी डिसीजन लिए जाते हैं हेल्थ असेंबली के द्वारा, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है? एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो आप देखिएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन को 147वें सेशन के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरपर्सन बनाया गया है। और एक न्यूज़ और चर्चा में है कि साउथ ईस्ट एशिया रीजन से इंडिया को WHO के एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पर अपॉइंट किया गया है 3 वर्ष के लिए। तो ये भी आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया ने MLSA एग्रीमेंट किस कंट्री के साथ साइन किया है? तो इंडिया ने रिसेंटली MLSA यानी म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया है। देखिए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ने अपनी पहली वर्चुअल बायलैटरल टॉक किस कंट्री के साथ ऑर्गेनाइज की थी? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑर्गेनाइज की थी। इस दौरान 2 डिक्लेरेशन पर साइन हुआ और बाकी 9 एग्रीमेंट पर साइन हुआ। जो 9 एग्रीमेंट हैं उनमें से एक है आपका MLSA यानी म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। इसके अलावा जो 2 डिक्लेरेशन हैं मैं वो आपको बता देता हूँ, एग्जाम में पूछ सकते हैं। पहला डिक्लेरेशन है IACSP यानी इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये पहला डिक्लेरेशन है। इसके तहत क्या होगा? इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मिलिट्री बेस यूज़ कर सकता है और ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मिलिट्री बेस यूज़ कर सकता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का कॉकस जो आइलैंड है हिंद महासागर में, कॉकस आइलैंड, उस मिलिट्री बेस को यूज़ कर पाएगा। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया हमारे अंडमान निकोबार द्वीप के मिलिट्री बेस को भी यूज़ कर सकता है। दूसरा डिक्लेरेशन क्या साइन हुआ है? इंडो पैसिफिक रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी पर कोऑपरेशन के लिए डिक्लेरेशन साइन हुआ है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो आप याद रखेंगे, फर्स्ट वर्चुअल बायलैटरल समिट किसके साथ हुई इंडिया की? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। MLSA यानी म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट किसके साथ साइन हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। IACSP यानी इंडो ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मिलिट्री बेस यूज़ करने के लिए किसके साथ साइन हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा आप, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इसमें इंडिया के साथ बहुत चर्चा में है चाइना को कर्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस कंट्री ने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को ग्लोबली होस्ट किया है?
तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आपका था 5 जून को। हर वर्ष एक कंट्री अपॉइंट की जाती है यूनाइटेड नेशन द्वारा जो इसको होस्ट करती है। इस बार जो है कोलंबिया ने ग्लोबल लेवल पर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को होस्ट किया। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 इसका थीम क्या था इस बार? तो बायोडाइवर्सिटी था इसका थीम। आप यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बायोडाइवर्सिटी थीम मिलेगा इसका। हालांकि कई जगह पे सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एग्जाम में जो ऑप्शन मिलेगा तो आप टिक कर दीजिएगा। इसके अलावा इसी दिन एक कैंपेन भी स्टार्ट किया गया। उसका थीम क्या था? तो जो कैंपेन स्टार्ट किया गया था उसका थीम था टाइम फॉर नेचर कैंपेन। तो आप देखिएगा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम था बायोडाइवर्सिटी और इसी दिन एक कैंपेन स्टार्ट किया गया, उसका थीम था टाइम फॉर नेचर। तो आप देखिएगा, देखिए 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, 5 जून को हुई थी। तो उसी दिन डिसाइड कर लिया गया था कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम इस दिन मनाएंगे। बाद में 1974 से प्रत्येक वर्ष हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जा रहा है। इस बार कोलंबिया ग्लोबल लेवल पर इसको होस्ट कर रहा है। लास्ट ईयर आपको याद होगा चाइना ने इसको होस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्यूलिप पोर्टल किस इंस्टीट्यूशन द्वारा डेवलप किया गया है? तो रिसेंटली ट्यूलिप पोर्टल को AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने डेवलप किया है। और इसको लॉन्च किसने किया है? तो 2 मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। इन दोनों ने मिलकर ट्यूलिप पोर्टल को लॉन्च किया है। ट्यूलिप पोर्टल पर ही इन्होंने ट्यूलिप प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो आपने देखा ट्यूलिप प्रोग्राम ट्यूलिप पोर्टल पर लॉन्च किया गया है। ट्यूलिप पोर्टल को बनाया किसने है? तो AICTE ने बनाया है। बात करते हैं ट्यूलिप की। इस शब्द का फुल फॉर्म क्या है? दी अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने जितने भी ग्रेजुएट्स जो पास आउट हो रहे हैं उन सभी को इंटर्नशिप प्रोवाइड करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया है। देखिए इसके अंतर्गत जितनी भी टोटल 4,400 अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं और साथ ही साथ जो स्मार्ट सिटीज़ हैं वहाँ पर जितने भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जिनको पास आउट किए हुए लगभग 18 मंथ हुए हैं, इससे ऊपर नहीं हुआ है, उन सभी को इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो आप देखिएगा कोई भी ग्रेजुएट जो इंटर्नशिप करना चाहता है, थोड़े बहुत पैसे अर्न करना चाहता है, वो पास आउट होने के 18 मंथ्स के अंदर यानी 18 महीने के अंदर इस ट्यूलिप पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और ये जो स्कीम है इसके लिए इसको परमानेंट कंटिन्यू रखने के लिए अगले 5 वर्ष के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया है AICTE और बाकी दोनों मिनिस्ट्री के अंतर्गत, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के बीच 5 वर्ष का एग्रीमेंट भी साइन किया गया है। तो आप देखिएगा ट्यूलिप पोर्टल इंटर्नशिप प्रोग्राम है ग्रेजुएट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 किस कंट्री द्वारा होस्ट की गई? तो रिसेंटली यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जी ने ग्लोबल वैक्सीन समिट होस्ट की है 2020 की। इस वैक्सीन में लगभग टोटल 50 कंट्री से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हमारे PM मोदी जी ने भी जो है वर्चुअल तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया। मेन पर्पज़ था ग्लोबल वैक्सीन समिट का कि जल्दी से जल्दी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई जाए। इस दौरान हमारे PM मोदी जी ने यानी इंडिया ने जो गावी है GAVI ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, इसके लिए इंडिया ने $15 मिलियन के फिनेंशियल असिस्टेंट की घोषणा की है। तो आप याद रखिएगा गावी के लिए इंडिया ने रिसेंटली $15 मिलियन के असिस्टेंट की घोषणा की है। पर्पज़ क्या है? ताकि गावी जो है कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में स्पीड अप कर सके। तो आप देखिएगा गावी के विषय में बात करें, देखिए फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। ये एक इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस है। 2000 में इसको बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो आप याद रखेंगे गावी को $15 मिलियन दिए हैं इंडिया ने। उसके अलावा ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 को होस्ट किसने किया है? यूके ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली रिमोट एरियाज़ में POS यानी पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल इंस्टॉल करने के लिए किसने PIDF फंड बनाया है 500 करोड़ का? तो PIDF मतलब पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो रिसेंटली RBI ने जितने भी रिमोट एरियाज़ होते हैं या अनडिजर्व एरियाज होते हैं, जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट हुआ, वहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल प्रोवाइड करने के लिए एक PIDF यानी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया है। टोटल 500 करोड़ का बनाया जाएगा। अभी इनिशियल कैपिटल इसकी कितनी है? तो 250 करोड़ है। तो इनिशियल कैपिटल 250 करोड़ के साथ RBI ने PIDF बना दिया है। बाद में फ्यूचर में इसको 500 करोड़ किया जाएगा। तो आप याद रखिएगा, जैसे नाबार्ड की इनिशियल कैपिटल कितनी थी? 100 करोड़ रुपए, और अब कितनी है? 30,000 करोड़ रुपीज़। तो इस तरह से इसकी इनिशियल कैपिटल 250 करोड़ है, फ्यूचर में इसको बढ़ाकर 500 करोड़ किया जाएगा। और इसका पर्पज़ क्या है? जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल मशीन स्थापित की जाए। तो आप ऐसा देखिएगा, इसकी जो खास बात क्या है, इसको गवर्न करने के लिए RBI ने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है। जो गवर्निंग प्रोसेस होगा PIDF फंड का, उसको एक एडवाइजरी कमेटी देखेगी। हालांकि इसका मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन RBI अपने पास ही रखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी PLFS जो 2018-19 के बीच में कंडक्ट करवाया गया, उस पर सेकेंड एनुअल रिपोर्ट किस मिनिस्ट्री ने जारी की? तो सेकेंड एनुअल रिपोर्ट जारी की गई है हमेशा की तरह मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। देखिए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इसको कंडक्ट कौन करता है? तो NSSO इसको कंडक्ट कर रहा है। पहली बार 2017 में लॉन्च किया गया था। पहली रिपोर्ट 2019 में प्रोवाइड की गई और ये इसकी सेकंड रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को किसने रिलीज़ किया है? तो NSO नेशनल स्टैटिकल ऑफिस जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत कार्य करता है, उसने ये रिपोर्ट जारी की गई है। कुछ फैक्ट हैं उसके, वो हम देख लेते हैं। जो आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, इसकी ड्यूरेशन क्या थी इसको कंडक्ट करवाने की? तो जुलाई 2018 से लेकर जून 2019 के बीच में ये सर्वे कंडक्ट करवाया गया है NSSO के द्वारा। इसका जो डाटा है मैं बता देता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट रेट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में इस समय 5.8% है, जो लास्ट टाइम कितना था? 6.1%। तो आपने देखा वर्तमान में इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट लेटेस्ट PLFS के अनुसार 5.8% है। इसमें इन्होंने अर्बन के लिए कहा है 7.7% और रूरल एरियाज़ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा है 5.0%। तो आप ये फैक्ट याद रखिएगा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार। यही डाटा आपके नाबार्ड में पूछा जाएगा, प्रीवियस वाला नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में फीमेल पार्टिसिपेशन रेट क्या रहा है? तो इस बार फीमेल पार्टिसिपेशन रेट रहा है 18.6%, जो लास्ट ईयर था 17.5%। इसके अलावा एक बात और कही है कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो यानी WPR वो कितना रहा है? तो 35.3% रहा है रिसेंट PLFS में। पिछली बार कितना था? 34.7% था, यानी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी बढ़ गया है। इसके अलावा जो आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जिसको कहते हैं LFPR वो भी जो है इम्प्रूव हुआ है। इस बार जो है 37.5% है, लास्ट टाइम 36.9% था। तो जो आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है, फीमेल पार्टिसिपेशन रेट है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अर्बन और रूरल के लिए अलग अलग, ये सारे फैक्ट आप याद रख लीजिएगा। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में ये डाटा जारी हुआ है। इसके पहले आप सभी को पता होगा जो CMI सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी उसने क्या डाटा जारी किया था कि इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 23.50% है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो कि गवर्नमेंट एजेंसी है, वो जब डाटा जारी कर रही है तो ये आंकड़ा आ रहा है कि लगभग 5.8% है कंबाइंड पूरे साल का। और जो CMI है उसका कहना है कि मई के लिए 23.5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा है इंडिया में। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। 2017 में पहली बार इसको कंडक्ट करवाया गया था और 2019 में पहली रिपोर्ट इसकी जारी की गई। ये है सेकंड रिपोर्ट जो आपकी 2020 में जारी की गई है। और इंडिया में पहली बार टोटली कंप्यूटर बेस्ड ये सर्वे है। अर्बन एरियाज़ के लिए जो आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है वो क्वार्टरली कंडक्ट करवाया जाता है, लेकिन रूरल एरियाज़ के लिए कब कंडक्ट करवाया जाता है? तो वर्ष में एक बार यानी ईयरली। तो ये फैक्ट आप रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली नगर वन या फिर अर्बन फॉरेस्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे वाले दिन किसने लॉन्च किया? तो हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी जो मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, उन्होंने नगर वन डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है या अर्बन फॉरेस्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है। रखिएगा पर्पज़ क्या है इसके अंतर्गत? हमारे कंट्री के जो 200 कॉरपोरेशंस हैं या सिटीज़ हैं वहाँ पर अर्बन फॉरेस्ट को डेवलप किया जाएगा। इस अर्बन फॉरेस्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत 200 जो आपके सिटीज़ और कॉरपोरेट सेक्टर हैं वहाँ पर डेवलप किए जाएंगे आपके अर्बन फॉरेस्ट। और किस आधार पर डेवलप किए जाएंगे? इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि पुणे में वाजरे करके एक प्लेस है, वहाँ पर एक अर्बन फॉरेस्ट डेवलप किया गया था महाराष्ट्र के पुणे में। उसी की तर्ज पर इन टोटल 200 कॉरपोरेशंस में और सिटीज़ में अर्बन फॉरेस्ट डेवलप किए जाएंगे। कुछ दिन पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया था कि अर्बन फॉरेस्ट डेवलप करने का एक मियावाकी मेथड है, उसके तकनीक को यूज़ करके केरल में भी रिसेंटली मियावाकी मेथड से अर्बन फॉरेस्ट डेवलप किए जा रहे हैं। इसके पहले तमिलनाडु में भी डेवलप किए गए थे। तो आप देखिएगा अर्बन फॉरेस्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत 200 कॉरपोरेशन और सिटीज़ में अर्बन फॉरेस्ट डेवलप किए जाएंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है 2012 से लेकर 19 के बीच में कितने टाइगर्स को मार दिया गया है रिसेंटली? NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट के अनुसार 2012 से लेकर 2019 के बीच में कितने टाइगर्स को मार दिया गया है? तो टोटल 750 यानी 750 टाइगर्स को मार दिया गया है इन 7 सालों में। आप देखिएगा सबसे ज़्यादा मौतें कहाँ हुई? तो MP में मैक्सिमम जो है किलिंग हुई है टाइगर्स की 173। आप देखिएगा पर्पज़ क्या बताया इन्होंने किलिंग का? तो मेन पर्पज़ है पोचिंग यानी शिकार की वजह से ये टाइगर्स मारे गए हैं। जो आपका NTCA है वो टाइगर सेंसस भी कंडक्ट करवाता है। जो रिसेंट टाइगर सेंसस हुआ था उसके अनुसार इंडिया में टाइगर पॉपुलेशन कितनी है?
2967 यानी 2967। उस टाइगर सेंसस में भी कहा गया था कि एमपी में मैक्सिमम टाइगर पॉपुलेशन है, लगभग 523 के आसपास एमपी में टाइगर थे। और जो अब किलिंग हुई है उसमें भी एमपी में मैक्सिमम किलिंग हुई है, आप देखिएगा। टाइगर से रिलेटेड 2 फैक्ट हैं, मैं आपको बता दूं। प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? तो 1973 में स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर। जो ये टाइगर सेंसस है वो NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। ये 2005 में स्थापित की गई थी और ये एक स्टैचुरी बॉडी है, आप देखिएगा। इसके चेयरपर्सन हमेशा इन्वायरमेंट मिनिस्टर होते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की हमने बात कर ली। इसके अलावा 2 प्रोजेक्ट इंडिया में हैं, आप वो भी नोट कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में स्टार्ट हुआ था और प्रोजेक्ट राइनोसेरस ये 2005 में स्टार्ट हुआ था। तो प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में और प्रोजेक्ट राइनोसेरस 2005 में। ये आज के हमारी वीडियो के क्वेश्चन थे। जल्दी ही हम कल ही कोशिश करेंगे आपका नेक्स्ट पार्ट अपलोड है, क्योंकि जल्दी से जल्दी अब इसको पूरा करने का उद्देश्य है। उसके बाद परमानेंटली नाबार्ड की सीरीज स्टार्ट करनी है हमेशा के लिए, डेली बेसिस पे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।